कर लिया चारों तरफ से। अगर एम वाई लिखूंगा तो क्या करेगा, वाई एक्सिस में स्पेस पकड़ लेगा। अगर एम एक्स लिखूंगा तो क्या करेगा, एक्स एक्सिस में स्पेस पकड़ लेगा। अब थोड़ा सा मैं इसको राउंडिंग करता हूँ, मीडियम, ठीक है, इतना काफ़ी है। ये हमारे पास एक कार्ड है, छोटी डिवाइस पर ऐसा दिखेगा जो कि अच्छा है, लेकिन अगर उसको मैं बड़ी डिवाइस पर ले जाऊँ तो वो फुल विड्थ पकड़ के बैठा हुआ है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हमारे पास मल्टीपल कार्ड्स होते हैं, उनकी विड्थ वगैरह डिफाइन हम लोग ज़्यादातर नहीं करते जब हमारे पास मल्टीपल होते हैं कार्ड्स, ठीक है। आप उसकी कर भी सकते हैं, बाद औक़ात हम लोग करते भी हैं। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं कि मैं इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। एक को मैंने ऑरेंज कलर दिया हुआ है, दूसरे को मैं देता हूँ ग्रीन। गलत जगह पे दे दिया, डेवलपर बैठे हुए कोई बताता ही नहीं है मुझे। ग्रीन, ठीक है। मेरे पास अब हो गए 2 कार्ड्स। अगर मैं इसको और कॉपी करूं, कितने बना लूं, 12, सही है। कलर्स मुझे बता दे जाए कौन कौन से लगाऊं। एक तो ब्लू है, दूसरा रेड हो गया, येलो हो गया, ग्रीन तो लगा हुआ है, पिंक, ठीक है, और ब्लैक और पर्पल। ग्रे, ग्रे, ब्लैक से 500 मिटा दे। अच्छा, ब्लैक से 500 हटा देता हूँ मैं। ये हो गया हमारा ग्रे। सिलेक्ट, सिलेक्ट, ग्रे और सिलेक्ट में क्या डिफरेंस आया बताओ सर। हम लोग ग्रे को जो है ना 300 कर देते हैं, ठीक है। और ब्राउन होता है इसके अंदर तो नहीं है, खैर है, काफ़ी। हम लोग वापस उस चीज़ को लेकर आते हैं जो कि हमारे पास है, ऑरेंज। दोबारा से स्टार्ट करते हैं ना, मैच तो वैसे भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास कितने कार्ड हैं, 12 कार्ड है। अगर मैं इनको इस तरह से किसी बड़ी डिवाइस पर लेकर जाता हूँ तो ये कार्ड्स नहीं, कुछ रोज दिख रही है मुझे, कार्ड्स तो नहीं लग रहे। हम ऐसा क्या करें कि ये सारे कार्ड जो है ना एक ही रो के अंदर आ जाए। क्या करूँ, कहाँ पे लगाऊँ, पेरेंट बना के, बिल्कुल, क्योंकि मैंने इसके अंदर अभी पेरेंट दिया नहीं है, तो हम यहाँ पर पेरेंट बनाएंगे और उसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास मल्टीपल कार्ड्स आ चुके हैं, लेकिन अभी भी मैं अगर इसको इस तरह से करूँ तो ये इसी तरह से ही आता है। तो हमारे पास सबसे पहले कौन सी डिवाइस आती है, एक्स्ट्रा स्मॉल। तो एक्स्ट्रा स्मॉल पर कितनी कॉलम्स हमारे पास जचेंगी, एक कॉलम है। अभी जिस कॉलम में आ रहा है ना एक्स्ट्रा स्मॉल, मोबाइल डिवाइस के अंदर यही चीज़ चलेगी। इसके अगर मैं डबल कर दूंगा तो वो थोड़ा सी उसकी जो है ना सिस्टम खराब हो जाएगा, क्योंकि कार्ड्स मोबाइल के अंदर छोटा एक ही दिखता है, 2 आ जाएंगे थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। छोटे कार्ड्स हो किसी वेबसाइट के अंदर होते हैं, प्रोफाइल के या किसी छोटे प्रोडक्ट्स के, तो वो वहाँ पर चल जाते हैं, लेकिन आपने अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको क्लास देता हूँ, क्लास दी। अब मैं इसको देता हूँ ग्रिड, ठीक है। ग्रिड दिया तो आपने देखा होगा कि ग्रिड लगाते ही ग्रिड अप्लाई हो गया, यहाँ पर हुआ अप्लाई, ठीक है। अब मुझे जो है ना सबसे पहले कौन सी डिवाइस के लिए अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना है, एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एक्सएम लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट ग्रिड कोड 1, ठीक है, सही कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, टेलमेंट सीएसएस बाय डिफॉल्ट मोबाइल के लिए रिस्पॉन्स करता है। तो सबसे पहले हमें मोबाइल की डिवाइस के बारे में उसको बताना पड़ेगा कि जो मोबाइल डिवाइस आ जाए। तो बाय डिफ़ॉल्ट मोबाइल डिवाइस के लिए हमारे पास कोई भी ब्रेक पॉइंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला ब्रेक पॉइंट होगा वो किसका हो जाएगा, मोबाइल डिवाइस का। तो मोबाइल डिवाइस के लिए हम लोग यहाँ पर करेंगे ग्रिड। कॉल्स का मतलब पता है सबको, कॉलम्स, ठीक है, जो टॉप टू बॉटम होते हैं। और उसके बाद मैं कहता हूँ एक होगा, लेकिन ये लिखने के बाद भी हमारी वेबसाइट पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि वो पहले से ही एक ही कॉलम के अंदर है। लेकिन इसके बाद हम उसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब ये हमारी 640 को क्रॉस करे ना, 640 पे आ जाए, तो हमारे पास क्या हो जाए, कॉलम्स 2 हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एसएम ग्रिड्स कॉल टू,
ग्रिड करना पड़ेगा। लास्ट क्लास में पढ़ा था, आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की, ठीक है ना। एसएम ग्रिड कॉल्स टू, तो हमारे पास जो हमारी डिवाइस है सबसे पहले एसएम आएगा। ये हमारे पास एसएम की विड्थ कितनी होती है 640। अगर यहाँ पर मैं 640 क्रॉस करूँ तो 2 कॉलम्स हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अब अगर हमारे पास कोई बड़ी डिवाइस हो, इससे ज़्यादा बड़ी डिवाइस, तो वो कौन सी होती है मीडियम की विड्थ कितनी होती है 768 होती है, ऐसा ही है। तो 768 मीडियम डिवाइस होती है। तो मीडियम डिवाइस के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा ग्रिड कॉलम 3 काफ़ी है ना, 4 आगे के लिए करेंगे, ठीक है। उसके लिए अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँ, और अब अगर हम आए, ये हमारी होगी स्मॉल डिवाइस, ये होगी हमारी मीडियम डिवाइस, और सेम ऐसे ही बिल्कुल हम लोग करेंगे अपनी लार्ज डिवाइस के लिए। एक बार कर लेता हूँ, फिर आप लोगों ने खुद कर लेनी बाकी चीज़ें। ये हो गया LG, और LG पर क्या हो जाए ग्रिड कॉल्स 4 हो जाए। तो जब हमारे पास डिवाइस बड़ी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये कितने कॉलम्स में आ जाएंगे 4 कॉलम्स में। यहाँ पर 4 कॉलम्स में आ चुका है, लेकिन यहाँ पर एक मसला है मेरी नज़र में। क्या है, मैंने तो उसको नोट किया है, आप लोग देखिए, ये कार्ड्स की विड्थ सबकी सही है, फिक्स है, अच्छी लग रही है। लेकिन अगर मैं इसको अंदर लेकर जाता हूँ छोटी डिवाइस पर, जहाँ पर 610 तक, मोबाइल पर इस तरह की विड्थ अच्छी लगेगी नहीं लगेगी। लेकिन इसके बाद हमारे पास कोई ब्रेक पॉइंट भी तो नहीं है ना। कितने ब्रेक पॉइंट्स हैं हमारे पास 5, ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज को ले जाएं, 4XL को ले जाएं। लेकिन अगर हमने छोटी डिवाइस पर, अगर छोटी डिवाइस स्मॉल से छोटी कौन सी होती है एक्स्ट्रा स्मॉल, जिसका हमारे पास कोई भी ब्रेक पॉइंट नहीं है, हम अपना कस्टम ब्रेक पॉइंट यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, अपना कस्टम ब्रेक पॉइंट बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, सबको पता है कि ये जो हम लोग CSS यूज़ कर रहे हैं, आपके Next.js के अंदर भी सेम इसी तरीके से यूज़ होगी, ठीक है। उसके अंदर भी अगर आप global.css की फाइल में जाएंगे तो आपको ये 3 लाइन दिखेंगी, दिखती है। उसके नीचे अगर आप प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये Next.js कॉन्फ़िगरेशन की फाइल भी दिखेगी, दिखती है ना। तो ये जो कॉन्फ़िग की फाइल होती है, ये Tailwind CSS की कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है। Next.js मैंने थोड़ा गलती से बोल दिया, ये Tailwind CSS की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है कि अगर हमने Tailwind CSS के अंदर कोई चीज़ चेंज करनी हो, कोई एक्सटेंड करनी हो, कोई थीम के अंदर चेंज करना हो, तो वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। आपने देखी होगी ना आपके प्रोजेक्ट्स के नीचे वहाँ पर ये फाइल्स होती हैं, लेकिन इनका यूज़ क्या है वो कम ही लोग जानते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर ये थोड़ा सा नीचे जाए ना, ये 639 बहुत है, हमें मोबाइल की स्क्रीन पर इतना बड़ा कार्ड नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि मोबाइल की स्क्रीन पर भी हमारे पास चले, इतना तो चल ही जाएगा, इतना ठीक है, लेकिन इतना बड़ा तो नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे, मतलब कि एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस के लिए भी अपना एक अदद ब्रेक पॉइंट डिफाइन करेंगे। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हमने छेड़छाड़ किसके अंदर कर रहे हैं, थीम के अंदर, ठीक है। थीम के अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं, एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। और एक्सटेंड क्या है, एक अदद ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक्सटेंड करना किसको चाह रहे हैं हम, ठीक है। हम किसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं ये बताएं ना, स्क्रीन्स को। तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे स्क्रीन्स, लिख के बताएंगे उसको कि हम किसको करना चाह रहे हैं, स्क्रीन्स को, ठीक है। स्क्रीन्स मैंने यहाँ पर लिखा, और हम यहाँ पर लगाएंगे एक अदद कॉलम। क्यों लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग की और पेयर्स में वैल्यूज बनाते हैं, ऐसा ही है, की और वैल्यू। तो यहाँ पर क्या करते हो, कॉलम, और कॉलम के बाद मैं यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करेंगे मतलब ऑब्जेक्ट बन रहा है, इंटर किया। यहाँ पर सिंपल एक चीज़ हमने डिफाइन करनी है, अपने ब्रेक पॉइंट का नाम। क्या होगा हमारे ब्रेक पॉइंट का नाम, एक्स्ट्रा स्मॉल होगा तो XS लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ XS, लेकिन लिखना किसके अंदर है, कोटेशन के अंदर, सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर। उसके बाद ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसकी अगर मुझे वैल्यू देनी हो तब मैं कॉलन लगाऊंगा, ठीक है। उसके बाद अब हम चाहते हैं कितने px पर हमारा ये जो है ना ब्रेक पॉइंट काम करे, कितने px पर। छोटी सी डिवाइस होती है 480 px, सही है।
640 तक हमारी जो है बड़ी डिवाइस है, हम 200 कम कर लेते हैं, 200 या 160 कम कर लेते हैं, तो 480 कर लेता हूँ मैं इसको, 480 px। अब px लगाऊं तो ये एरर देगा, तो हमें क्या करना है, स्ट्रिंग्स के अंदर इसको लिखना है, या डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स के अंदर। अब जरा चेक करें कि क्या हमारे पास ये ब्रेक पॉइंट भी डिफाइन हुआ है कि नहीं। 40 पर अगर मैं इसको लेकर जाऊं तो यहाँ पर कुछ भी डिफरेंस नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने ब्रेक पॉइंट डिफाइन नहीं किया, उसको बताया नहीं कि इस ब्रेक पॉइंट पर आकर ये क्या करें। तो हमने क्या करना है, इसके ब्रेक पॉइंट भी डिफाइन करना है। स्मॉल से पहले हम लोग लिखेंगे एक्सएस, एक्सएस लिखा था, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाए, ग्रिड कॉलम्स, यहाँ पर भी आप 2 कर देना, ठीक है, तो हो गए। अगर मैं इसको हटाऊं तो वापस, और अगर मैं इसको करूं 2, तो ये हमारे यहाँ पर हमारे पास क्या हो गए, ग्रिड कॉलम्स 2 हो गए। तो अब इस डिवाइस पर भी ये तकरीबन अच्छा लगेगा, ठीक है, यहाँ तक हमें सही लग रहा है। अगर अब यहाँ पर छोटा चला जाए तो उसका मसला नहीं है, इतना कोई इशू नहीं है। बस ये है कि हम अपने कस्टम ब्रेक पॉइंट्स बना सकते हैं। तो ये समझ आया सबको? करना क्या है, कॉन्फ़िगरेशन की फाइल के अंदर जाना है, सिंपल एक्स थीम के अंदर, फिर एक्सटेंड के अंदर, वहां पर लिखना है स्क्रीन, कॉलन लगाकर एक अदद कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करने, उसके अंदर आपने उसका नाम लिखना है, जो भी आप डिफाइन करेंगे वो नाम लेगा। जैसे हम लोग एसएम लिखते हैं, कॉलन लगाकर जो विड्थ होगी, जो भी उसका कलर होगा, बीजीएम देते हैं, तो इसी तरह से ये वो ब्रेक पॉइंट का नाम है, ठीक है। ब्रेक पॉइंट का नाम दिया, फिर हमने कॉलन लगाया, और फिर उसको हमने उसकी विड्थ बताई कि इतनी विड्थ पर आने के बाद आपने क्या करना है, उसकी स्क्रीन पर इस चीज को अप्लाई कर देना है। तो हमारे पास अब एक्स्ट्रा स्मॉल का ब्रेक पॉइंट भी बन चुका है, ठीक है। क्लियर है? किस किस को क्लियर है, जरा हाथ खड़ा करें। चलो ठीक हो गया। ये जो हमारे पास, ठीक है, हमने क्या किया, हमारे पास ब्रेक पॉइंट्स थे जो कि टेलमेंट सीएसएस हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। वहां पर हमारे जो ब्रेक पॉइंट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं स्मॉल डिवाइस के अंदर, और स्मॉल डिवाइस की विड्थ कितनी है, 640। हमारे पास मोबाइल के अंदर जो है ना, वो कुछ अच्छी नहीं लगती हमारी विड्थ वगैरह, क्योंकि वो कार्ड्स बड़े बन रहे थे। तो हमने क्या किया, अपनी तरफ से एक कस्टम ब्रेक पॉइंट बनाया। किस तरह से बनाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी टेलमेंट सीएसएस की आपके प्रोजेक्ट के अंदर, उसके अंदर आपने जाना है। हमने किसको अंदर करना है, थीम को चेंज करना है, उसको जाकर एक्सटेंड करना है। पहले से वो चीज डिफाइन है, हमने उसको एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड किसको करना है, स्क्रीन्स को, स्क्रीन लिखना है हमने। ये एक्सटेंड तक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो यहाँ तक वो बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ होगा। आपने जस्ट इसके अंदर आकर स्क्रीन्स लिखना है, और फिर कॉलन लगाना है, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करके वहां पर अपने ब्रेक पॉइंट का नाम डिफाइन करना है, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि मैंने यहाँ पर एक्सेस लिखा है, थोड़ा प्रोफेशनल वे में रखिएगा, इस तरह से जैसे लिखा हुआ है, कोई ऐसा ना लिख दे कि छोटा मोबाइल, सही है ना। तो थोड़ा प्रोफेशनल वे में आपने लिखना है, एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल, उसके बाद कॉलन लगा के आपने उसकी विड्थ को डिफाइन कर देना। अब जो विड्थ आप लोग रखेंगे उस ब्रेक पॉइंट की वो विड्थ डिफाइन हो जाएगी, तो जब आप उस पर कुछ भी अप्लाई करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा जी। एट जीरो px इसके बगैर भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको रिमूव करूं, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, चल रहा है, कितनी है विड्थ, दिख नहीं रही, है कितनी है विड्थ, यहाँ पर नजर आ रही है, 460 पर है हम लोग, फिर भी चल रहा है, ठीक है। ये जो डिफरेंस होता है ना, ये ऑब्जेक्ट और जेसन के अंदर होता है। अगर आप की को डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर लिख भी देते हैं तब भी वो बुरा नहीं मानता, ठीक है ना। क्लियर है सबको? ठीक हो गया, हो। लिखो सर
कॉन्फ़िग में जो ऑलरेडी जो डेटा मौजूद है उसको रिमूव करना होगा? नहीं, उसको किसी को भी रिमूव नहीं करना। जस्ट आपने ये करना है कि कॉन्फ़िगरेशन की फाइल के अंदर आना है। इस एक्सटेंड है ना, इसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसके अंदर आकर सिर्फ आपने स्क्रीन्स लिखना है, कॉलन लगा के कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करने हैं और फिर इस चीज़ को डिफाइन करना है। एक्स एक्सिस लिखकर आपने जो भी आप नाम रखना चाहते हैं अपने ब्रेक पॉइंट्स का, और उसकी जो है ना विड्थ आपने डिफाइन कर देनी है। जी तो वो वन डायमेंशनल लेआउट के लिए करता है, ठीक है। एग्जैक्टली फ्लेक्स बॉक्स जो आपका यूज होता है वो वन डायमेंशनल लेआउट होता है, लेकिन जब ग्रिड सिस्टम की बारी आती है तो वो टू डायमेंशनल के लिए भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये और बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। जो काम आप फ्लेक्स बॉक्स से कर सकते हैं वो ग्रिड सिस्टम से भी हो सकता है, जो आप ग्रिड सिस्टम से कर सकते हैं वो फ्लेक्स बॉक्स से भी हो सकता है। अब बेहतर तो ये कहा जाता है कि आप ग्रिड को यूज करें, लेकिन फ्लेक्स बॉक्स भी एक्सटेंसिवली यूज होता है। आप दोनों यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आप दोनों में एक्सपर्टीज है आप दोनों को यूज करें, इसमें जो है वो कोई इतना इशू नहीं है। जी लेफ्ट सेक्शन है और मेरे पास इसी तरह का एक अदर राइट सेक्शन भी है, ठीक है। ये वन डायमेंशनल है, सिंपल, ठीक है। इसी तरह जो हमने एग्जांपल देखी थी कि 3 कार्ड्स हैं, एक रो में 3 कार्ड्स हैं, एक में 2 कार्ड्स हैं, ये सीधी क्या है, वन डायमेंशनल की एग्जांपल है आपके पास। अब टू डायमेंशनल क्या होता है भाई? टू डायमेंशनल कुछ इस तरह होता है कि आपने इस तरह का एक वेब पेज है मेरा, एक सेक्शन मेरा सिंपल है इस तरह का, ये चीज क्या है मेरी अभी तक वही है जो आपको पता है। अब टू डायमेंशनल में ये होता है कि लेफ्ट सेक्शन मेरे पास इस तरह का है, लेकिन जो राइट सेक्शन है ना ये कुछ इस तरह का है मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास कुछ इस तरह का है, ये क्या कहलाएगा? ये चीज जो मेरी कहलाएगी टू डायमेंशनल कहलाएगी। देखिए इस तरह से ये मेरे आपके सामने जो लेआउट आ रहा है ना, एक वेब पेज है, लेफ्ट सेक्शन आपके सामने सिंपल इस तरह का है, लेकिन जो राइट सेक्शन है उसमें 4 छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए। तो ये जो आपके सामने लेआउट है ना टू डायमेंशनल है, कि लेफ्ट साइड जो है वो एक सिंपल है, लेकिन राइट साइड का जो है वो आपके सामने बिल्कुल लेआउट डिफरेंट है, कि एक रो में आपके पास 4 सेक्शन आ रहे हैं। तो ये टू डायमेंशनल की होती है। इस तरह का जब भी आपके सामने कोई लेआउट आए तो बेहतर ये है कि आप ग्रिड को यूज करें, सही है, क्योंकि ये ग्रिड को यूज करके इसको बनाना भी आसान है, एक सिंपल स्क्रीन के लिए, सिंगल स्क्रीन के लिए, और उसके बाद जो है वो उसको रिस्पॉन्सिव करना भी इजी है, ठीक है जी। तो ये था ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स। अच्छा नहीं वो फिर इस तरह ना करें, या फ्लेक्स यूज करें या ग्रिड यूज करें। JS और Next.js का जो है एक बहुत अहम फंडामेंटल है। आपकी React और Next.js की एप्लीकेशन में जो चीजें चल रही होती हैं वो अक्सर ज्यादातर स्टेट पे ही चल रही होती है। स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है, किसी को पता है? वेरिएबल, ठीक है, आप बताएं। वेरिएबल, और कोई बताएगा स्टेट का क्या मतलब है? गलत बताएं, सही बताएं, टूटा फूटा बताएं, कोई बात नहीं। हुक, एक सेकंड, उसमें कौन सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है? अच्छा, या उसमें करंट डेटा क्या है, ये होता है स्टेट। आई रिपीट, स्टेट का मतलब क्या होता है कि आपको जो एक Next.js, React.js का कंपोनेंट होता है ना, उसमें करंट इंफॉर्मेशन या करंट डेटा क्या रखा हुआ है। अब सपोज करें ये मार्की जो ऑडिटोरियम जो है एक React का Next.js का कंपोनेंट है, सही है। मुझसे इस स्टेट का मतलब
आप यूँ रख लें, स्टेट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन। सही है। ये मार्की हमारी जो है वो एक नेक्स्ट जेएस रिएक्ट जेएस का कंपोनेंट है। मुझसे कोई इस मार्की की जो है वो इंफॉर्मेशन लेता है। सही है। मैं इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज कर देता हूँ। करंट इंफॉर्मेशन, मुझसे अभी कोई फ़ोन करके, सपोज करें मुझसे अभी कोई फ़ोन करके पूछता है कि भाई आपकी जो भी क्लास हो रही है मार्की में, उसकी स्टेट क्या है, यानी उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, तो अभी मैं बोलूँगा हमारी पढ़ाई हो रही है। सही है। फिर थोड़ा टाइम गुजरेगा, मुझसे कोई पूछेगा आपकी क्लास की जो है वो क्या इंफॉर्मेशन है, क्या स्टेटस है, क्या अपडेट है। सही है। तो मैं कहूँगा कि भाई ब्रेक चल रहा है, फर्स्ट हाफ खत्म हो गया, 10 मिनट का मैंने ब्रेक दिया हुआ। 5 बजे के बाद मुझे कोई पूछता है आपकी क्लास का करंट स्टेटस क्या है, करंट इंफॉर्मेशन क्या है, मैं कहूँगा हमने पढ़ाई पूरी कर ली, हमारा जो भी मैं उसको इंफॉर्मेशन दे रहा था ना, वो इस मार्की की हम सबकी करंट इंफॉर्मेशन दे रहा था कि भाई अभी करंटली इस क्लास में चल के आता है, अभी इस वक्त राइट टाइम, राइट वेरी टाइम। मुझसे अगर कोई पूछता है कि भाई क्या इंफॉर्मेशन, वेबसाइट के ऊपर गए, आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर गए, नॉर्मली क्या होता है, आप सबसे पहले लॉगिन नहीं होते, आप लॉगिन करना पड़ता है। ऐसा ही है, आपको लॉगिन करना पड़ता है। जैसे आप चैट जीपीटी पे चले जाएं, फेसबुक पे चले जाएं, आपने फेसबुक पे सबसे पहले लाइफ में अपना अकाउंट बनाया होगा, तो आप लॉगिन तो नहीं थे, तो उस वक्त यूजर की स्टेट क्या थी फेसबुक में कि आप लॉगिन नहीं थे। आपका अकाउंट बन गया, आप लॉगिन हो गए, तो इट मींस के यूजर को, एक फेसबुक को एक नया यूजर मिल गया। तो स्टेट का मतलब होता है करंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है रिएक्ट हुक्स का। रिएक्ट हुक्स आपके फंक्शनल कंपोनेंट्स में चलते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ एक कंपोनेंट बना हुआ है। अब ये कंपोनेंट आपके पास बना हुआ है, इस कंपोनेंट की अगर आपको करंट एग्जांपल चाहिए ना, करंट डाटा चाहिए, करंट इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप रिएक्ट हुक्स को यूज करेंगे। अच्छा, ये रिएक्ट हुक्स क्या होते हैं भाई? रिएक्ट हुक्स एक पहले से डिफाइन किए हुए फंक्शन होते हैं रिएक्ट की तरफ से। आई रिपीट, रिएक्ट हुक्स जो होते हैं वो प्री डिफाइंड, क्या होते हैं? प्री डिफाइंड रिएक्ट के फंक्शंस होते हैं। प्री डिफाइंड रिएक्ट के फंक्शंस होते हैं रिएक्ट हुक्स। उन रिएक्ट हुक्स को आप यूज करके जो है क्या करते हैं, अपने कंपोनेंट की स्टेट फिगर आउट करते हैं। सही है। किसी को पता है रिएक्ट हुक्स क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से होते हैं? मैंने यूज क्लाइंट थोड़ी हुक होता है। यूज स्टेट कहा आपने, और यूज इफेक्ट, क्योंकि ये फंक्शन है तो हम इस तरह कर लेते हैं। यूज मेमो, यूज सेलेक्टर रिएक्ट का नहीं होता, वो रिडक्स का होता है। होता वो भी हो गया, रिडक्स की तरफ से प्री डिफाइंड फंक्शन होता है आपकी रिडक्स की स्टेट गेट करने के लिए, लेकिन वो रिएक्ट से रिलेटेड नहीं है। यूज कॉलबैक भी कहा किसी ने, ठीक है। तो ये 3-4 आपके पास जो है वो, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये 3-4 जो है वो आपके पास फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे होते हैं। तो स्टेट क्या होता है? आपके कंपोनेंट की करंट इंफॉर्मेशन, और करंट इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए आपके पास रिएक्ट हुक्स होते हैं। अब रिएक्ट हुक्स क्या होते हैं? ये पहले से प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। प्री डिफाइंड का मतलब रिएक्ट वालों ने उनको पहले से डिफाइन कर दिया। सही है। स्टेट गेट करने के लिए आप रिएक्ट हुक्स यूज करेंगे। और रिएक्ट हुक्स क्या होते हैं? ये 3-4 आपके पास होते हैं। ये वो फंक्शन है, देखिए इन सबके सामने मैंने राउंड ब्रैकेट्स लगाए हैं। राउंड ब्रैकेट्स का मतलब आपको पता है, किसी भी चीज के सामने अगर राउंड ब्रैकेट्स लगे वो फंक्शन है। सही है। अब चाहे वो आपका अपना बनाया हुआ फंक्शन हो या रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का कोई बिल्ट इन फंक्शन हो, ठीक है। यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज मेमो, यूज कॉलबैक। एक चीज आपने नोट की होगी कि हर रिएक्ट हुक से पहले आपके पास एक यूज का जो है वो कीवर्ड है। तो आप कोई भी चीज आपके सामने अगर उससे पहले यूज लिखा हुआ है तो आप पहचान सकते हैं कि भाई ये रिएक्ट हुक है। स्टेट क्या होता है और रिएक्ट हुक्स क्या होते हैं, ये अपने बराबर वाले को समझाएं। और कोई सवाल है तो पूछो। अब हम इसको देखेंगे।
सबसे पहले इधर मैं 2 बटन बना दूंगी, एक इंक्रीमेंट के लिए और एक डिक्रीमेंट के लिए। कंट्रोल जल्दी बटन बनाओ, बटन पहले जावास्क्रिप्ट में आपने बटन तो पढ़े होंगे ना, और इनके जो मेथड्स होते हैं आपको पता है। जब भी हमने कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है तो हम यहाँ पे ऑन क्लिक का एक मेथड यूज करेंगे। अभी आपको बस ये UI पे ऐसे ही शो हो रहा होगा H1 जहाँ पे यूज स्टेट, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों बटन एक ही लाइन में हमारे पास शो हो रहे हैं। और इसको हम CSS के थ्रू थोड़ा सा बेटर कर लेते हैं। ये आपको पता है रिएक्ट फ्रेगमेंट, इसी के अंदर हम div को यूज कर लेते हैं। इंक्रीमेंट। अच्छा जी, तो अभी आपने देखा कि इसने H1 लगाया, सिंपल, आपको पता है H1 क्या होता है। इसके बाद बटन्स लगाए। अब जब आप बाय डिफॉल्ट बटन्स लगाते हैं किसी भी HTML में, तो उसका एक बैकग्राउंड कलर होता है, उसकी प्रेजेंस होती है, एक अपीयरेंस होती है, आपको देखते ही पता चल जाता है कि भाई ये बटन है। लेकिन जब यहाँ पर्टिकुलर इसने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का बटन लगाया, तो आपको क्यों बटन की अपीयरेंस नहीं दिखी? ये चीज हम डिस्कस कर भी चुके। एग्जैक्टली, जब भी टेलविंड CSS को आप यूज करते हैं ना, तो बिल्ट इन अपीयरेंस जो होती है, बिल्ट इन स्टाइल्स जो होते हैं, जो डिफॉल्ट स्टाइल्स होते हैं, टेलविंड CSS उनको ओवरराइड कर देता है। ओवरराइड का मतलब टेलविंड CSS कहता है आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, अब क्योंकि यहाँ पर मैं हूं तो मेरी चलेगी। तो जो डिफॉल्ट स्टाइल्स होते हैं ना, वो टेलविंड CSS में ओवरराइड हो जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि आप लोगों को यहाँ पे जो थ्योरी दी जा रही है ना, उसको भी या तो अपने पास लिख ले या अपने जहन में बिठा लें। उससे होगा कि आपको काम आएगा कि आप कल को कहीं इंटरव्यू में बैठेंगे तो आपको काम आएगा। इंटरव्यू तो बाद में होगा, पहले आपका यहाँ जो है वो अगर कोई क्विज होता है तो उसमें भी ये दो चीजें आपको काम आएंगी। और जाहिर सी बात है MCQs में तो थ्योरी होती है, तो जो चीज आपको बताई जा रही है वो किसी मकसद से बताई जा रही है। इन चीजों को आपको याद रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिस ने क्या किया, फ्लेक्स को यूज करते हुए एक इंक्रीमेंट का बटन बना लिया, एक डिक्रीमेंट का बटन बना लिया। इसको स्टाइल करने के लिए मैंने क्या यूज किया, फ्लेक्स को। ये तो आपको पता है प्रॉपर्टीज, आप लास्ट 2 क्लासेस से यही पढ़ रहे हैं, डिफाइन करने की जरूरत नहीं। जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई आइटम से सेंटर और स्पेस वाई थी, इससे क्या होगा, जो कि बिल्कुल अभी उसके साथ कंबाइन हुआ है। अगर हम इसे स्पेस वाई वैल्यू दे दें, प्रॉपर्टीज सेट कर देंगे, स्पेस वाई 3, तो इस तरह हमारे पास इसमें थोड़ी सी स्पेस आ गई है। हाँ, बैकग्राउंड कलर भी सेट कर दीजिए। आप शो हो रहा है? ठीक है। सॉरी, बटन को बैकग्राउंड कलर मिस ऐसे समझ में आ रहा है, आगे बता दें। ये तो उसका बॉर्डर कलर है ना, बैकग्राउंड कलर आप कह रहे हैं सेट कर दें। अरे भाई प्लीज इसको छोड़ दो ना यार, अच्छा खासा नजर तो आ रहा है। वो लाल कलर लगा सही होगा। काउंटर के नाम से सिंपल वेरिएबल तो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। लेट काउंटर इज इक्वल टू 5। अब इस काउंटर को अगर देखा जाए 5 की वैल्यू दी है, इसको मैं यहाँ पे यूज स्टेट के आगे भी कर दूँ या फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के इधर काउंटर के वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन कर दूँ।
कर्ली ब्रेसेस में वैल्यू क्यों दी है? जावास्क्रिप्ट, इसलिए हम इसको कर्ली ब्रेसेस में यूज करेंगे। अब इंक्रीमेंट के सामने भी 5 वैल्यू आ रही है, डिक्रीमेंट के सामने भी 5 वैल्यू आ रही है। अब आपको पता है जब हम किसी बटन पे क्लिक करेंगे तो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होगा, उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? ऑन क्लिक। यार तो ये अगर ये 5 ही आगे लाना चाहिए तो मैं क्या आगे 5 नहीं कर सकती है। ये तो पेरेंट में सारी अच्छा जी, तो यहाँ पे हुआ क्या है, एक वेरिएबल डिफाइन किया गया है, ठीक है, लेट काउंटर के नाम पर। अच्छा, अब ये गौर से देखें कि ये लेट काउंटर डिफाइन कहाँ हुआ है। जब आपका रिटर्न स्टेटमेंट आ रहा है उससे पहले और आपका एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन आ रहा है उसके बाद, सही है। रिटर्न स्टेटमेंट में क्या होता है, आपकी HTML आती है और HTML आती है और उससे पहले क्या लिखा होता है, आपका जो है वो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन। इन दोनों चीजों के बीच में आपकी आती है जावास्क्रिप्ट। देखिए ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन है, फंक्शन के बाद फंक्शन जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, तो वहां पर स्पेशली इसीलिए आपने लेट काउंटर 5 इसीलिए डिफाइन किया हुआ है। तो इसको कहां पे डिफाइन करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मिस जो है वो अपने देखें, अगर सेम चीज मिस ने रिटर्न स्टेटमेंट के बाद लिखी है, रिटर्न स्टेटमेंट के बाद हमेशा आपकी HTML आती है, सही है। रिटर्न स्टेटमेंट के बाद हमेशा आपकी HTML आती है, तो HTML की जगह पे अगर आपने जावास्क्रिप्ट लिखी तो देखिए वो आपको एरर दे रहा है। तो हम वैसे ही वहीं पे आ जाते हैं जहां पहले थे, ठीक है। अब भाई आप बोलेंगे कि भाई मुझे अपने जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल की वैल्यू भी तो गेट करनी है, यूजर को मैं शो कैसे कराऊंगा? यूजर को तो हमेशा HTML जाती है और HTML में हम चीजों को भेजेंगे। तो अब आपका सवाल होगा कि भाई HTML के अंदर मैं किस तरह अपने जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल यूज करूं, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट के बाद तो HTML आ रही है, तो वो तो रिस्ट्रिक्शन हो गई। तो इसलिए हम इसने क्या किया, जब काउंटर की वैल्यू चाहिए थी ना, काउंटर की वैल्यू चाहिए थी, तो इसने क्या किया, एक अदद कर्ली ब्रैकेट लगा दिए। क्या कर दिए? एक अदद कर्ली ब्रैकेट लगा दिए। अब बटन क्या चीज है? HTML का टैग है। बटन क्या है? HTML का टैग है। अब HTML के अंदर मुझे अपनी जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट करनी है, उसके लिए तो कोई मेरे पास अभी तक तरीका नहीं था, लेकिन एक तरीका है कि अब कर्ली ब्रैकेट्स लगा दें। जब आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे ना और उस स्पेसिफिक वेरिएबल का नाम लिखेंगे, तो उस स्पेसिफिक वेरिएबल में जो भी आपकी वैल्यू होगी आपके पास आ जाएगी। जैसे हमारे इस केस में काउंटर नाम का एक वेरिएबल था, मिस ने यहाँ क्या किया, काउंटर लिख दिया। तो जो भी काउंटर में वैल्यू 5 थी, 5 आ गई। मिस अगर आप इसको 25 करेंगी या जो भी 100 करेंगी, क्या ये भी रिफ्लेक्ट होगा? पहले इनसे पूछते हैं। यहाँ लिखे लेट काउंटर इज इक्वल्स टू 5, तो ब्राउजर पे मेरे पास यहाँ पे 5 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे काउंटर की वैल्यू चेंज करके फॉर एग्जांपल 100 कर दूं या कुछ भी कर दूं, 100 कर दी, क्या ये 100 मुझे 5 की जगह दिखेगा? अभी देख लेते हैं। तो देखिए ये मुझे इस तरह दिख रहा है, तो आप इसको इस तरह यूज करेंगे जी। नहीं, इस तरह नहीं होगा। सिर्फ वैल्यू गेट करने के लिए आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ। अगर आप कर्ली ब्रैकेट्स लगा के नीचे लेट काउंटर लिखेंगे तो वो तो स्कोप में आ जाएगा। ग्लोबल स्कोप और ब्लॉक स्कोप पढ़ा था ना फर्स्ट क्वार्टर में, तो आप एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे जी। यूज करेंगे ऑन क्लिक। ये क्या हुआ, कोई बताएगा? ये हैंडल इंक्रीमेंट जहाँ पे क्यों लिखा है? नहीं पता, ठीक है। ऑन क्लिक जब हम जावास्क्रिप्ट में आप लोगों ने पढ़ा था तो हम इसकी वैल्यू कैसे गेट करते थे? डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट गेट बाय गेट, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे हम कैसे करेंगे? एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बना लेंगे। ऑन क्लिक में एक फंक्शन कॉल कर लिया हैंडल इंक्रीमेंट। अब जैसे हमने लेट काउंटर की वैल्यू रिटर्न से पहले डिफाइन की है, इसी तरह इस फंक्शन को भी यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे।
यहाँ पे एक एरो फंक्शन क्रिएट करूँगी कॉन्स्ट सेम नेम से, जो मैं यहाँ पे नेम दिया हैंडल इंक्रीमेंट, इसी नाम से मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लूँगी कॉन्स्ट हैंडल इंक्रीमेंट इज इक्वल टू पैरेंथेसिस एरो फंक्शन और करली ब्रेसेस में मैं यहाँ पे अपना कुछ जो भी परफॉर्म करवाना चाहूँगी वो करवा लूँगी। अभी मैं फिलवक्त यहाँ पे कंसोल करवाऊँगी, देखूँगी कि बटन पे क्लिक हो रहा है या नहीं। कंसोल डॉट लॉग एडिट वैल्यू। अब हम कंसोल में देखते हैं कि जब हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं एक्शन परफॉर्म हो रहा है या नहीं। अभी आपने देखा होगा हैंडल इंक्रीमेंट पे एक एरर आ रहा था जब हमने फंक्शन को अभी बनाया नहीं था तब। अभी हम फंक्शन बना लिया हैंडल इंक्रीमेंट के नाम से, अब वो एरर रिमूव हो गया। अब हम कंसोल में देखते हैं ये एरर क्यों आ रहा है भाई। यूज क्लाइंट यूज क्लाइंट यूज करने से वो एरर रिमूव हो गया। अब हम कंसोल में देखते हैं हमारे पास बटन पे क्लिक करने से कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा भी है या नहीं। इंक्रीमेंट में जो बटन है वहाँ पे हमने एक हैंडल लगाया, एक फंक्शन लगाया। जब मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो आपको शो हो रहा होगा एडिट वैल्यू, जो मैंने कंसोल करवाई है एडिट वैल्यू। जितनी दफ़ा भी मैं इस पे क्लिक करूँगी वो उतनी दफ़ा काउंट हुआ जा रहा है 4 5 6 7, मतलब कि हमारा बटन लग गया, परफॉर्म हो रहा है। अब हम इसको UI पे कैसे करवाएंगे वो देखते हैं। काउंटर की वैल्यू हमारे पास काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1। अब हमारे काउंटर में वैल्यू अपडेट होगी या नहीं। यस प्लस 1। ओह सॉरी, हाँ काउंटर प्लस 1, ठीक है। अब हम बटन पे क्लिक करके देखते हैं हमारी वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं। होनी तो चाहिए, लेकिन हो रही है नहीं हो रही। कैसे पता कि नहीं हो रही। हमने तो कंसोल में शो करवाया, कंसोल में वेरिएबल तो हमने पास ही नहीं करवाया। अगर हम काउंटर का वेरिएबल यहाँ पे पास करवा दें कंसोल में, अभी देखिएगा वैल्यू अपडेट हो रही है। अभी देखिएगा इंक्रीमेंट पे हम क्लिक करें, वैल्यू 104 105, ये 104 और 105 से क्यों स्टार्ट हुआ है। जो हमने पहले क्लिक किया वो भी काउंट हो रहे हैं। अगर हम इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे तो फिर ये 101 से स्टार्ट होगा, 100 101 102, ठीक है। ये हमारा एक्शन परफॉर्म हो रहा है जो हम देख जी। जब हम यूज स्टेट के साथ यूज़ करेंगे देन आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अभी जावास्क्रिप्ट में है। अब हम ये देख रहे हैं कि जो कंसोल में तो हमारे पास वैल्यू अपडेट हो रही है, लेकिन यहाँ पे UI पे हमारे पास वैल्यू अपडेट नहीं हो रही। ये वैल्यू हम कैसे अपडेट करेंगे। यूज स्टेट से। यूज स्टेट से हम अपने पेज में जहाँ भी जितने भी वेरिएबल्स यूज़ किए हुए हैं काउंटर के नाम से, वो हम अपडेट कैसे करेंगे, यूज स्टेट को यूज करते हुए। 1 मिनट है आपके पास। सर थोड़ा और तो सॉल्व करिएगा सर एक बार आप समझा दें सर, पूरा कोड सेट करिएगा। डिफाइंड फंक्शन है। प्रोग्रामिंग में ये बेस्ट प्रैक्टिस समझी जाती है कि कोई चीज़ पहले से है, आप खुद अपना जो है वो टाइम लगा के दोबारा से वो चीज़ कर रहे हैं, तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस समझी जाती है। तो आप रिएक्ट हुक्स को यूज़ करें ताकि आप कंपोनेंट की स्टेट को गेट कर सकें, कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन को गेट कर सकें। जब कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन गेट करने की बारी आती है तो आपके पास एक बिल्ट इन रिएक्ट का फंक्शन है यूज स्टेट। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि भाई स्टेट गेट करने के लिए ये खास फंक्शन आपके काम आएगा, ठीक है। अच्छा,
फिर हमने यहाँ पे क्या किया, हम यहाँ पे आ गए अपने VS कोड में। हमारी यहाँ पे जो है वो हमारा माइलस्टोन ये था, हमें अचीव ये करना था कि बटन पे क्लिक हो और 1 का इंक्रीमेंट होता रहे। इसको आप यूं कर सकते हैं कि आपने एक ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी तो देखी होगी, या हो सकता है उसको खुद भी यूज किया हो। आप करते क्या है, आप बटन पे क्लिक करते हैं ना, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो कार्ट में इंप्लीमेंट हो जाता है। ये इसकी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। इसकी एक एग्जांपल ये हो सकती है कि आप अपने हाथों में तस्बीह काउंटर पहनते हैं, देखा तो होगा। उसमें होता क्या है कि आप एक मर्तबा जब उस बटन पे क्लिक करते हैं, आपका जो काउंट है वो +1 हो जाता है, ऐसा ही है। तो यहाँ पे हमने ऐसा ही कुछ बनाने की कोशिश की, एक काउंटर एप्लीकेशन फीचर, कुछ भी कह लें आप इसको, ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी, कुछ भी करें। अच्छा, तो मेरा यहाँ पे माइलस्टोन कहता है कि मुझे काउंटर एप्लीकेशन बनानी थी। अच्छा, अब जब मैं यहाँ पर आया, अपने VS कोड के अंदर, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो गई हैं। सबसे पहले क्या हुआ है, मिस ने एक UI बनाई। आपने फ्लो तो देखा ही होगा कि मिस ने क्या किया, एक अदर UI बनाई। UI का मतलब ये जो बटन वगैरह लगाया, हेडिंग लगाई, टिक लगाई, यानी यूजर इंटरफेस मिस ने बनाया। अब जब हमने ये यूजर इंटरफेस बनाया, हमने 2 बटन बनाए, एक इंक्रीमेंट का और एक हमने बना लिया डिक्रीमेंट का। इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है भाई, कि जब मेरे बटन पे क्लिक हो तो प्लस हो जाए। इंक्रीमेंट का मतलब तो यही होता है। और डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि जब बटन पे क्लिक हो तो माइनस हो जाए। अभी हमने सिर्फ एक फंक्शनैलिटी अचीव की है, एक माइलस्टोन अचीव किया है। किस तरह की है वो भी देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या किया मिस ने, यहाँ पे जो है वो एक अदर काउंटर का वेरिएबल बनाया था। ये वेरिएबल आप लोगों के लिए कोई नई चीज नहीं है, आप लोग वेरिएबल से वाकिफ हैं। मिस ने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया और उसको नीचे आपको प्रिंट करा के दिखा दिया। अब जावास्क्रिप्ट में या HTML में आप जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल या जावास्क्रिप्ट की कोई भी चीज किस तरह यूज करते हैं, ये हमने देख लिया। आप कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू जो है वो यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आपके सामने काउंटर लिखा हुआ भी है, काउंटर के एक वेरिएबल है तो उसको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा हुआ, सही है। अब बारी आती है कि भाई मैं यूज स्टेट के थ्रू करूं। एक सवाल आप लोगों के जहनों में ये हो सकता है कि भाई अगर मेरे पास काउंटर वेरिएबल इस तरह से बन रहा था तो मैंने क्यों इस तरह बनाया भाई, हम अपने काम को क्यों लंबा किया। वही बात कि जब भी रिएक्ट में आपको करंट स्टेट चाहिए हो तो आप इस तरह से इसको लिखते हैं। अच्छा, इसका सिंटेक्स क्या है भाई, मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे यूज स्टेट लिखा, इसको थोड़ा सा मैंने जो है वो इस तरह से कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या लिखी है, कॉन्स्ट। ये कॉन्स्ट वही चीज है जो आप लोग पहले दिन से करते आ रहे हैं, चाहे कॉन्स्ट लिख लें चाहे लेट लिख लें, एक ही बात है। फिर उसके बाद आप लिखते हैं एक अदर स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। आपने लिखा यहाँ पे कॉन्स्ट, ठीक है। कॉन्स्ट के बाद आपने लगाया यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में आप 2 चीजें लिखते हैं। क्या करते हैं, 2 चीजें लिखते हैं। सबसे पहली चीज आपके वेरिएबल का नाम, जो आप सिंपली यहाँ पे लिख रहे थे, अब आप इस तरह लिखेंगे, क्योंकि ये इसका सिंटैक्स है। रिएक्ट में अगर स्टेट चाहिए, वेरिएबल चाहिए, तो आप भाई यूज स्टेट का यूज करेंगे। और यूज स्टेट में चीजों को लिखने का सिंटैक्स ये है जो हम अभी देख रहे हैं। पहली चीज आपकी क्या होती है, वेरिएबल होती है। जो पहला आर्ग्यूमेंट आपका होता है, सही है, वो होता है आपका वेरिएबल। इस तरह से ये काउंटर क्या है, मेरा एक वेरिएबल है। दूसरी चीज आपके पास आती है एक सेटर फंक्शन। क्या चीज आती है, सेटर फंक्शन। को किस तरह लिखेंगे, कॉमा सेपरेटेड ये वैल्यूज होती है, मैंने यह लगाया कॉमा और यहां पे लिख दिया सेट काउंट या सेट काउंटर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो दूसरी चीज आपके पास क्या होती है, एक अदर सेटर फंक्शन होता है आपके पास। वेरिएबल,
ठीक है, पहला जो आर्गुमेंट होता है वो वेरिएबल होता है, दूसरा आर्गुमेंट जो आपके पास होता है वो आता है आपका सेटर फंक्शन। अच्छा, ये सेटर फंक्शन की क्या नीड है? देखिए, जब भी आपको रिएक्ट में या नेक्स्ट.जेएस में आपकी वैल्यू अपडेट करनी हो, आपकी यूज स्टेट का वेरिएबल आपको अपडेट करना हो ना, जाहिर सी बात है वेरिएबल अपडेट तो होगा, तो वो एक सेटर फंक्शन के थ्रू जो है वो अपडेट होता है। आई रिपीट, रिएक्ट नेक्स्ट.जेएस में जब भी आपको अपना वेरिएबल अपडेट करना हो, क्या करना हो? अपडेट करना हो, तो वो डायरेक्टली नहीं हो जाता। आपने क्वार्टर 1 में तो बहुत दफा देखा होगा, आपने शायद यूनरी ऑपरेटर्स पढ़े होंगे। यूनरी ऑपरेटर्स मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। आप क्या करते थे भाई, समझे, मैं इस तरह मैंने जो है वो वेरिएबल डिफाइन किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया काउंटर प्लस प्लस। मैं आज तक ये करता था, लेकिन जब रिएक्ट नेक्स्ट.जेएस की बारी आती है ना, तो मैं अपने वेरिएबल को कभी भी इस तरह अपडेट नहीं करूंगा। डायरेक्टली कभी भी वेरिएबल का नाम लिख के, डायरेक्टली कभी भी वेरिएबल का नाम लिख के मैं अपने वेरिएबल को या स्टेट को कभी भी अपडेट नहीं करूंगा। वो होगा हमेशा सेटर फंक्शन के थ्रू, इस तरह से। तो दूसरा आर्गुमेंट जो होता है वो आपका सेटर फंक्शन होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेट काउंट इज इक्वल्स टू यूज स्टेट राउंड ब्रैकेट्स। अच्छा, अब एक चीज, क्या इसका नाम हमेशा सेट ही होना चाहिए और काउंटर ही होना चाहिए? देखिए, ये चीजों को क्या करता है इस तरह से, जब आप एक कन्वेंशन को फॉलो करते हैं, ये कन्वेंशंस होते हैं। कन्वेंशन का क्या मतलब होता है कि डेवलपर्स ने आपस में कम्युनिटी में डिसाइड किया हुआ है कि भाई जब इस तरह का कुछ काम होगा तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। मैं यहाँ पे चाहूँ अपने सेटर फंक्शन का नाम ABCD कर दूं, मुझे कोई रोकेगा नहीं। मैं XYZ कर दूं, अपना नाम इस तरह का लिख दूं, कोई रोकेगा नहीं। लेकिन क्योंकि ये एक सेटर फंक्शन है, तो सेटर फंक्शन है तो ये शुरू होगा सेट से, और जो भी वेरिएबल का नाम होगा या स्टेट का नाम होगा मैं आगे वो चीज लिख दूंगा। मैं इस वक्त वेरिएबल का नाम काउंटर है तो मैंने लिखा काउंटर। अब सपोज करें मेरे पास एक और स्टेट है कि भाई मेरे पास एक वेरिएबल है, पहला आर्गुमेंट क्या होता है? वेरिएबल होता है, तो मैंने यहाँ कंट्री लिख दिया, कॉमा। अब मुझे इसका एक सेटर फंक्शन भी बनाना है, इस तरह तो मैं छोड़ नहीं सकता। तो सेटर फंक्शन के लिए मैं यहाँ लिखूंगा सबसे पहले सेट, और जो मेरे वेरिएबल का नाम है मैं यहाँ लिखूंगा सेट कंट्री। फिर ज़हन में ये चीज हमेशा होगी कैमल केस में। एक तो आप लोग ये कन्वेंशन फॉलो करने में आप लोगों को मुश्किल होती है, सही है। कैमल केस मतलब पहले वर्ड का पहला लेटर स्मॉल, दूसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। सेट कंट्री कर दिया, आगे आएगा यूज स्टेट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल एक और हम जो है वो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मुझे यहाँ पे कलर सेट करना है, मतलब एक कलर की स्टेट बनानी है, तो मैं उसको किस तरह लिखूंगा? सबसे पहले लिखूंगा कॉन्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट, मुझे क्या सेट करना है? कलर, तो मैंने यहाँ लिख दिया कलर, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, इसका सेटर फंक्शन क्या होगा? तो मैंने लिख दिया सेट कलर, और आगे यूज स्टेट और कलर का नाम। तो ये चीज एक वेरिएबल होता है, एक होता है सेटर फंक्शन। फिर यूज स्टेट कहां से आ रहा है आपका? रिएक्ट से। कहां से आ रहा है? रिएक्ट से। देखो इसको इंपोर्ट करने का तरीका है, इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट्स में इंपोर्ट होगा ये, इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट्स यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। अभी हमने कहा ना ये रिएक्ट के हुक से, रिएक्ट की तरफ से प्री डिफाइंड चीजें आ रही हैं, सही है। तो मैंने इसको रिएक्ट से मंगवा लिया, ये वही यूज स्टेट है जो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। इसके बाद क्योंकि फंक्शन है तो फंक्शन के लिए राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए, और इसके अंदर जो भी चीज आ रही है ना भैया वो आपकी कहलाएगी इनिशियल वैल्यू, सही है। क्या कहलाएगी ये? इनिशियल वैल्यू। जैसे यहाँ पे मेरी इनिशियल वैल्यू 0 है तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। इसी तरह दूसरी जो मेरे सेटर फंक्शन था, सॉरी जो दूसरा स्टेट था, उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है? पाकिस्तान। तो पहला आर्गुमेंट काउंटर वेरिएबल, दूसरा सेटर फंक्शन, और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू। अभी मुझे काउंटर चाहिए, मैंने काउंटर लिख लिया, सही है। एक सेकंड, अभी
यहाँ पे मैं एक इनिशियल वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 1। मुझे 1 से शुरू करना है, तो मैंने क्या किया, मैं अपने ब्राउजर में आऊंगा, ये रहा मेरा लोकल होस्ट। तो देखिए यहाँ पे ये वही 1 है जो इनिशियल वैल्यू से डिफाइन हुआ है। जो भी इनिशियल वैल्यू आप डिफाइन करेंगे इस तरह से, ये मैंने क्या किया, इनिशियल वैल्यू डिफाइन की और ये सीधा आके बैठ गई यहाँ काउंटर वेरिएबल में। मेरा पहला आर्गुमेंट वेरिएबल था, पहला आर्गुमेंट मेरी स्टेट थी, तो मैं यहाँ जो भी डिफाइन करूंगा ना भाई, ये काउंटर में आके बैठ जाएगा। चलिए मैं इसका नाम थोड़ा चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल नंबर कर देता हूँ, और यहाँ मैं कर देता हूँ सेट नंबर, ठीक है, ताकि थोड़ी आप लोगों को एग्जाम्पल भी दूसरी दिखने को मिल जाए। सही है। अब आपने क्या किया, ये जो भी आपने वैल्यू सेट की, ये इस नंबर के वेरिएबल में आके बैठ गई। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ जो भी लिखूंगा ना वो मेरे पास आगे मुझे मिल जाएगा। इस वक्त मुझे, आप लोग बताएं मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो देखिए यहाँ 1 आ रहा है। अगर मैं यहाँ लिख दूं 67.5, अब मुझे 1 मिलेगा या 67.5 मिलेगा, तो देख ले मुझे 67.5 मिल रहा है यहाँ पे। इसके बाद मैंने क्या किया, इसको दोबारा मैं वहीं ले आता हूँ। सही है, मैंने इस तरह से यूज स्टेट अपना डिफाइन कर दिया। फिर इसके बाद अच्छा डिफाइन क्यों किया भाई, जब भी रिएक्ट में हम स्टेट को अपडेट करते हैं, कभी भी डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिख के नहीं करते। मैं अगर यहाँ पे इंक्रीमेंट के फंक्शन में हूँ जो मिसने बनाया था, यहाँ मैं लिखूंगा नंबर प्लस प्लस, ये एक गलत अप्रोच है। सही है, ये एक गलत अप्रोच है। हमेशा स्टेट वेरिएबल अपडेट होगा स्टेट के फंक्शन से, जो कि यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। मेरी इस वक्त क्या लॉजिक है कि बटन पे क्लिक हो